जैसे कि वो लोग कह रहे थे कि हमने एसडीएम से कहा कि भाई हमारा घर की ये हालत है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप दीवार गिरा दो इसकी। अब दीवार गिरा दो का मतलब ये है असल में कि जब घर पूरी तरह ढह जाएगा तब हम कुछ कर सकते हैं। वैसे एक तरह से देखें तो उनकी बात बिल्कुल सही है, मुआवजा तभी दे सकते हैं जब घर पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाए। तो है छोटा बच्चा, वो नाती जो है वो सो रहा है उस घर के अंदर, अभी उसकी उम्र जो है साल भर भी नहीं है, और अगर वो गिर जाए कुछ तो क्या कौन इसका जिम्मेदार है? तो कम से कम इसको हमको प्रशासन को कम से कम इतना संवेदनशील होना चाहिए कि आपदा आने के बाद आप लोगों को बचाएंगे, उनको पैसा देंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपदा आने से पहले आप कुछ तैयारी कर लें। कम से कम उनको कहीं सुरक्षित स्थानों पर अभी भेज दें कि कल उनका घर गिरे, वो मरे तो नहीं कोई, कम से कम नवंबर दिसंबर में कभी भी यहाँ बर्फबारी हो सकती है, और बर्फ अगर जैसे ही लोगों के घर में गिरेगी तो वो घर जो है ढहने निश्चित है, और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कहीं जाने का। कितनी भी अच्छी रिपोर्ट वैज्ञानिक दे दें, कितने भी अच्छे बढ़िया सुझाव दें, लेकिन असल बात ये होगी कि उस रिपोर्ट पर अमल हो, सरकार उसको सीरियसली ले, तो और कोई भी नया निर्माण हम लोग जो है रोकें। लेकिन इसमें केवल हमारी जागरूकता से नहीं होगा, सरकार को भी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी इसमें पहल करनी होगी। और आज भी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो अभी कुछ देर पहले मैं जोशीमठ के बहुत सारे ऐसे घर मकानों को देख करके आ रहा हूँ। मैं आज जो है सुनील इलाके में गया, और वहाँ जो है आज तो बिल्कुल एक नए कुछ 6-7 घर ऐसे देखे तो बिल्कुल मैं उनको देख के बड़ा हैरान हूँ। लोगों के नए मकान बने हैं अभी 2-3-4 साल पहले, और वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं, उन पे दरारें आ गई हैं, और किसी भी थोड़ा सा जो जैसी बारिश आज वहाँ रुद्रप्रयाग जिले में हुई है या 19 तारीख को जैसे देहरादून में हुई है, अगर वैसी बारिश यहाँ हो जाए तो फिर ये जो है कम से कम 100-200 घर तो ऐसे हैं जो किसी भी दिन ढह जाएंगे। और लोगों ने उनको जो बताया है वो बड़ा शॉकिंग है कि किस तरह से प्रशासन के पास लोग लगातार जा रहे हैं, और स्थिति ये है कि वो कभी भी, मतलब जो घर हम देख के आए हैं उनके तो ये हालत है कि वो अगर जो है 2-3 लोग उनके घर की छत पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और चहलकदमी करें तो वो घर टूट करके नीचे गिर जाएंगे। उन घरों में लोग रह रहे हैं और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है कहीं जाने का। और किसी भी दिन, अभी तो ये सितंबर चल रहा, अगस्त चल रहा है, सितंबर आएगा, और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में कभी भी यहाँ बर्फबारी हो सकती है, और बर्फ अगर जैसे ही लोगों के घर में गिरेगी तो वो घर जो है ढहने निश्चित है, और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कहीं जाने का। और वो कह रहे हैं कि भाई वो अगर कहीं पर चाहे भी, माना कि कहीं अपने दूसरे खेत में, दूसरी जमीन पर कोई टीन शेड खड़ा करें तो वो भी संभव नहीं, क्योंकि वो जमीन भी उनकी ढह रही है, वो भी जा करके वो गिर रही है। या सुनील में तो ये हालत है कि सुनील में ऊपर से लेकर और नीचे तक, जोशीमठ तक वो दरार आ गई है। यानी कि एक पूरे जो अभी जो भूवैज्ञानिक आए थे वो भी इस बात को देख करके गए हैं कि मतलब एक खास इलाका है जो औली से शुरू हो रहा है और नीचे जोशीमठ की तलहटी तक, यानी कि अलकनंदा नदी की घाटी तक चला जा रहा है, एक पूरा पैच जिसमें कि सारे घरों में दरार है, या जहां पूरी जमीन खिसक रही है। जहां मैं खड़ा हूं मेरे घर के बगल में, यहाँ पे कुछ ही दूरी पर, वहां जो है सड़क नीचे चली गई है, और वहां उसके नीचे के जो घर है वो भी लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी जो सर्वेक्षण टीम आई थी जो सरकार ने भेजी, जिसमें कि 4-5 विभागों के लोग थे, जिसमें IIT रुड़की के लोग थे, जिसमें वाडिया और उत्तराखंड सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके भूवैज्ञानिक थे, तो GSI के लोग थे, उसमें GSI के भूवैज्ञानिक थे। तो ये सब लोग आकर के देख के गए। अब इसकी रिपोर्ट आएगी 20 दिन में, 25 दिन में किसी समय। खैर हम संपर्क में हैं उनसे और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जल्दी वो अपनी रिपोर्ट दे दें कि भाई साहब अगर जो है ये अपनी रिपोर्ट दे भी दें। हमारे पास तो 1976 की रिपोर्ट पड़ी हुई है, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट। हमारे पास जो अभी ये डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर SP सतीश जी की रिपोर्ट पड़ी हुई है, जो कि हमने मुख्यमंत्री को दी है, सरकार को दी है। कितनी भी अच्छी रिपोर्ट वैज्ञानिक दे दें, कितने भी अच्छे बढ़िया सुझाव दें, लेकिन असल बात यह होगी कि उस रिपोर्ट पर अमल हो, सरकार उसको सीरियसली ले, सरकार उस पर अमल करे। असल बात यह है। और 1976 की रिपोर्ट भी जो है हमारे लिए कामयाब हो जाती है अगर हम लोग जो है सरकार उस पर अमल कर लेती, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। असल बात यह सामूहिक प्रयास हमको करने होंगे। जैसे अजय का भी कहना है कि भाई साहब हम ये करें कि भाई लोगों को जागरूक करें, तो निश्चित तौर पर मैं तो देख रहा था कि भाई सुनील में एक घर है जहां सकलानी जी का मकान है, उसके बगल वाला जो घर है वहां जो है ये हमारे गांव के हैं बीरू नेगी जी वकील साहब, तो वो बना रहे हैं घर। अब उनके घर में अभी मतलब पहला लेंटर पड़ा है
और अभी घर में मतलब नीचे कुछ नहीं, मतलब केवल लेंटर पड़ा है और उन्होंने कुछ दीवारें खड़ी की हैं और घर का जो बीम है जो उसका वो है उसमें दरार आ गई, बीम में दरार आ गई, उसकी जो जमीन है जहां उनका वो फर्श लगना है वहां जो है दरार आ गई, वहां वो धंस रहा है। उसके अलावा उनके घर के बगल की जो जमीन है जहां वो मकान बना रहे हैं उसके बगल की जमीन धसक रही है, लेकिन वो उस पर घर बना रहे हैं। अगर वो उस पर एक मंजिल और चढ़ा लेंगे या इसी को पूरा करते हैं, पूरा होने से पहले वो घर धसकने की वो है। तो हमको लोगों में भी ये जागरूकता लाने की जरूरत है कि आप जहां हैं, जिस जगह पर हैं, वहां अगर ऐसा कुछ हो रहा तो ऊपर मंजिल न चढ़ाएं, उसमें उसके ऊपर आगे न बढ़ें, कुछ दिनों के लिए रुकें। तो और कोई भी नया निर्माण हम लोग जो है रोकें। लेकिन इसमें केवल हमारी जागरूकता से नहीं होगा, सरकार को भी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी इसमें पहल करनी होगी कि कितने घर ऐसे हैं कि जिन घरों में दरारें आ गई हैं, कितने घर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सीरियसली, जिनको कल परसों में ढह जाना है, जो कभी भी गिर सकते हैं, ऐसे कितने हैं। बहुत ही वल्नरेबल जो है, बहुत ही संवेदनशील जो घर हैं वो कितने हैं, कम संवेदनशील कितने हैं, कौन से इलाके ज्यादा संवेदनशील हैं, कौन से इलाकों में ऐसी जमीन है कि जो धसक रही है जहां बिल्कुल निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। इन सब का हमारे पास एनालिसिस होना चाहिए, आंकड़ा होना चाहिए। अब मेरे पास, मैं क्योंकि घूमा हूं सब जगह, तो मेरे पास मोटा मोटा एक वो है, लेकिन प्रशासन के पास ये होना चाहिए और उनके पास लिस्ट होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक घर में कितने सदस्य रह रहे हैं। अगर आज ही मैं कह रहा हूँ बारिश ज्यादा, जैसे रुद्रप्रयाग में हुआ है अभी 19 तारीख को, अभी हमने देहरादून में देखा, पौड़ी में देखा कि बादल फट गया। ऐसी कोई घटना हो जाए और ये घर गिर पड़े तो हमको पता तो रहेगा उस घर में सदस्य कितने हैं। मैं तो देख रहा हूँ सुनील में जो है उनका जो है छोटा बच्चा, वो नाती जो है वो सो रहा है उस घर के अंदर, अभी उसकी उम्र जो है साल भर भी नहीं है, और अगर वो गिर जाए कुछ तो क्या, कौन इसका जिम्मेदार है। तो कम से कम इसको, हमको प्रशासन को कम से कम इतना संवेदनशील होना चाहिए कि आपदा आने के बाद आप लोगों को बचाएंगे, उनको पैसा देंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपदा आने से पहले आप कुछ तैयारी कर लें। कम से कम उनको कहीं सुरक्षित स्थानों पर अभी भेज दें कि कल उनका घर गिरे, वो मरे तो नहीं, कोई कम से कम जान तो बचे लोगों की। इसको थोड़ा सा इसको लेकर के हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन हो चाहे हमारा स्थानीय प्रशासन हो, उसकी बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है। जैसे कि वो लोग कह रहे थे कि हमने एसडीएम से कहा कि भाई हमारा घर की ये हालत है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप दीवार गिरा दो इसकी। अब दीवार गिरा दो का मतलब ये है असल में कि जब घर पूरी तरह ढह जाएगा तब हम कुछ कर सकते हैं। वैसे एक तरह से देखें तो उनकी बात बिल्कुल सही है, मुआवजा तभी दे सकते हैं जब घर पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाए। आधे क्षतिग्रस्त होने पर उनको बमुश्किल 15-20 हजार या 50 हजार रुपये मिलेगा, और पूरा क्षतिग्रस्त हो गया तब भी उनको 3-3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। असल बात तो ये है। अब जब हम दूर तक जाएंगे तो बात तो यहाँ जाएगी कि हमारी जो विस्थापन नीति है वही सबसे गड़बड़ है। उसमें जो है जब आपका पूर्ण विस्थापन होना है तो उसमें आपको बमुश्किल 4 लाख रुपया मिलना है, आधा नाली जमीन मिलनी है। तो लड़ाई को तो यहाँ तक जाना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में फिलहाल हम तदर्थ जो स्थिति है, इसमें ये कर सकते थे तात्कालिक तौर पर कि कम से कम उन घरों को चिन्हित कर लें जिन घरों में दरार आ गई हैं, जिन घरों को बिल्कुल कल परसों में गिर जाना है, उन घरों को चिन्हित करके उन घरों को खाली करवा के, और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनको हमें डिसमेंटल कर देना पड़ेगा तत्काल, यानी कि उनको गिरा देना पड़ेगा अपने आप, कुछ न कुछ पैसा उन घर वालों को दे करके जिनके मकान है, ताकि उन घरों की वजह से दूसरे घर न गिरें। क्योंकि कुछ घर तो ऐसे हैं वहां छावनी बाजार में कि अगर एक मकान गिरेगा तो उसको, वो जिसके ऊपर गिरेगा वो मकान भी गिरेगा, फिर उसके ऊपर दूसरा मकान गिरेगा, क्योंकि वो बिल्कुल कैस्केडिंग इफेक्ट की तरह है, यानी कि जैसे ताश के पत्ते एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं, वैसी हालत वहां होने वाली, क्योंकि सबसे सघन बस्ती हुआ है। और वहां ये स्थिति है कि वहां जो है उनके पास जमीन का भी झगड़ा है कि वो जो पूरी वो बिल्कुल इतने गरीब और दलित लोग हैं कि उनके पास जो है दूसरी जमीन भी नहीं है कि वो कहीं और जाके जमीन ले लें, या वो जमीन भी जिसमें उन्होंने मकान बनाया, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास उस जमीन का भी मालिकाना नहीं है। तो ऐसी हालत में हमको मल्टी लेवल बहुत तरह की चीजों को सोचना, देखना, समझना पड़ेगा। मैं अभी भी अगर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग इसको देख पा रहे हैं या देखें तो कम से कम वो इतने संवेदनशील तो बने कि मैंने जैसे सुझाव रखा है, मैं ये कह रहा हूं कि एक तहसीलदार हमारे, पटवारी, पीडब्ल्यूडी का एक जेई, और हमारा जो जिस वार्ड में हो रहा है सर्वे उस वार्ड का मेंबर, वो जो है जाकर के, और हमको चाहे हमको शामिल कर लें उसमें, हम जाने को तैयार हैं। लोग जो है अपनी घर की दरारों को अपने पुराने कपड़ों से ढक करके और किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं, और ये बहुत खराब स्थिति है, ठीक नहीं है। कल के दिन मतलब अचानक कहीं आपदा आ जाए वो एक अलग बात है,
अचानक कोई भूकंप आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो है हम देखते समझते हुए जब कि लोगों के घर टूटे हुए हैं, दरार आ गई है, वो कभी भी गिर सकते हैं, ऐसी हालत में लोगों को मरने के लिए छोड़ देना, ये तो हमारी सरकार के लिए ठीक नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। इसके लिए हमने राज्य नहीं मांगा था कि हम लोग ऐसी हालत में हों और हमारी सरकारें हमारी तरफ देखें भी नहीं। हमारी कोशिश ये भी है कि भाई महेंद्र भट्ट जी यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस इलाके के बारे में सोचें, बोलें। अभी तक उनका एक बयान नहीं आया, हम उम्मीद करेंगे कि वो सरकार के सामने इस बात को रखें। इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, वो यहाँ के विधायक रहे हैं 5 साल, उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि वो आएँ, देखें यहाँ की हालत को और उसके बाद जो है सरकार के सामने इस पक्ष को रखें। तो ठीक है, वो हमको अगर नहीं मुख्यमंत्री मिलना चाहें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने स्थानीय लोगों से तो मिलें। यहाँ के स्थानीय भाजपा के भी तो लोग हैं, कोई जिला में अध्यक्ष होगा, कोई नगर में अध्यक्ष होगा, ये लोग रखें वहां बात को, और ना उनके बस में हो रहा हो बात रखना तो हम उनको लिख करके देने को तैयार हैं कि। और फिर अंतिम विकल्प तो हमारे पास वही है। मैं अपने सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं, जोशीमठ की जनता से, कि हम लोगों ने लगातार बहुत सारे सवालों पर यहाँ लड़े और जीते हैं, तो इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ेंगे, बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ेंगे। और बिल्कुल इसके लिए तो आप सब लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सड़क पर आएँ और मिल करके इसके लिए लड़ेंगे। इसी बात के साथ कि हम जो है इसमें जो हमारे प्रभावित लोग हैं और बहुत बुरी स्थितियों में रह रहे हैं, जोशीमठ शहर बहुत पुराना शहर है ना, और इसका ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व है। इस शहर को इस तरह तबाह होने नहीं दिया जा सकता, लिहाजा हम सब लोग मिलकर के इसको बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, बचाएंगे, है ना, और आप सब लोगों का इसमें सहयोग मिलेगा, ये उम्मीद हमको रहेगी। इस बात के साथ धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर मुझको देखा और इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ये भी उम्मीद रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।